नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर और आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में है, अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है, तमाम जानकारी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तमाम जानकारी आप सभी दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और सबसे पहले हम चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ के पास और जानेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या खास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज लगातार सुर्खियों में है? देखिए, सबसे बड़ी खबर ये है कि जो भारत के विदेश मंत्री या पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी का एक स्टेटमेंट आज प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। वो खबर ये है कि 39 देशों से कच्चा तेल भारत में अभी फिलहाल मिल रहा है। तो भारत को जो तेल मिल रहा है इसमें ईरान को लेकर जो है सवाल पूछे गए कि ईरान में जो लड़ाई चल रही है अभी इजराइल के साथ में, उसमें भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो कच्चा तेल जो खरीदा जाता है उसका क्या। हरदीप पुरी ने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं होगी, 39 देश हमारे लिए तैयार है। हाँ, कुछ जरूर महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हमने तैयारी की है उससे लगता नहीं है कि भारत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर इजराइल और ईरान की लड़ाई अगर और चलती रही और तेल के लिए कोई दिक्कत आई ईरान के साथ में, तो भी हमने तैयारी कर रखी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूर ये कहा गया है कि जो ईरान के जो खपत है, ईरान से जो तेल मिल रहे हैं अभी, उस तेल के लिए जो है अन्य देशों से भी बातचीत जारी है। ये बाई चांस यदि ईरान से अब जो तेल भेज रहे हैं वो यदि बंद कर दे तो भी हमारे देश में कोई तेल की कमी नहीं होगी और ना ही बहुत ज्यादा कोई रेट में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक खबर थी, एक अच्छी खबर थी। लोग चिंता में थे कि भारत उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ईरान और इजराइल की लड़ाई को लेकर। दूसरी खबर यह है कि हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था, उस हमले को आज 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, लेकिन बावजूद इसके अब उसमें कई बड़े अधिकारी ने या कोई बड़े नेता ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन अभी जो है सबसे जो बड़े अधिकारी है सैन्य इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल हरन हनीवा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे रहते हुए जिस प्रकार से हमास ने हमारे ऊपर हमला किया था वो उससे हम लोग रोक नहीं पाए, इसीलिए जो है जिम्मेदारी लेते हुए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसी इस्तीफे के चलते जो है इजराइल में अभी नया इंटेलिजेंस चीफ की नियुक्ति 1-2 दिन में होना है। और ऐसे स्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया जब इजराइल और ईरान के बीच अभी युद्ध है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का पाकिस्तान दौरे को लेकर भी जो है अधिकतर जगह पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनके 8 समझौते हुए। ईरान और अब जो ईरान के जो राष्ट्रपति है वो उनके पाकिस्तान दौरे को लेकर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात हो रही है, उससे यह लग रहा है कि ईरान के जो राष्ट्रपति है ये बहुत ही ज्यादा सहमे और डरे हुए हैं। इनके स्टेटमेंट से पता चलता है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर बहुत आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अभी है ही नहीं। मतलब ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ओर से क्या प्रतिक्रिया इस बात को लेकर ये देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो भी समझौते हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें एक लाइन और जोड़कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि कश्मीर जो मुद्दा है, कश्मीर मुद्दे को ईरानी राष्ट्रपति ने समर्थन दिया है। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति है उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें कभी कश्मीर का नाम उन्होंने लिया नहीं है और ना ही किसी प्रकार की इस प्रकार बात की है। बावजूद इसके पाकिस्तान ने कश्मीर के जो आलाप है वो उन्होंने वहां पर किया है। तो इससे ये लगता है कि पाकिस्तान
ईरान के जो है, ईरान जो डरा हुआ देश है, ईरान के राष्ट्रपति जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इससे फायदा लेने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। उनको ऐसा लग रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इस समय इजराइल के हमले से डरे हुए हैं, हमारी जरूरत उसमें पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि क्यों ना कश्मीर को भी इससे जोड़ दिया जाए। एक अंतिम खबर तरफ ये है कि जो मालदीव में मुयज्जू का चीन एजेंडा जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 30 जो द्वीप है उन द्वीपों में चीन की कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी वहाँ। इसके लिए जो है इसमें मालदीव के साथ में मालदीव एक एग्रीमेंट किया है कि चीन अब हमारे देश में काम करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये एग्रीमेंट हुआ है, इससे मालदीव जो है आने वाला समय जो है बहुत खराब होने वाला है, क्योंकि श्रीलंका को हम देख चुके हैं, पाकिस्तान को हम देख चुके हैं। अब बारी है मालदीव का, क्योंकि मालदीव में जब ये निर्माण कार्य स्टार्ट होगा और चीन का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो चीन का जो है चीन की जो नीति है कि वो अपने देश को बढ़ाता है और दूसरे देशों पर कब्जा करके अपने देश में मिलाता है। ऐसे स्थिति में जो है स्पष्ट रूप से ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है जितने द्वीप है मालदीव में, उन सब पर जो है चीन अपनी नजर गड़ाए रखेंगे। और अभी फिलहाल 30 द्वीपों पर कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं। अभी लगभग हजारों उसमें फ्लैट्स तैयार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आदत अनुसार चीन जो है केवल जहां के लिए एग्रीमेंट करते हैं, जो भी देश एग्रीमेंट किया है उस देशों की हालत बहुत खराब हुई है और उनकी नजर जो है, जैसे 30 द्वीपों के लिए एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो 30 द्वीपों तक सीमित नहीं रहेंगे। और जो मौजूद हुए मालदीव के राष्ट्रपति है, वो इस समय संविधान बदलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको 2/3 बहुमत नहीं होने के बावजूद वो सोच रहे हैं कि ये 2/3 बहुमत का जो संविधान है उसको बदल के जो आम बहुमत है, मतलब अगर आधे से एक सीट ज्यादा भी है तो वो भी संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नियम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के पास। और तमाम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा है, दूसरे चरण के चुनाव काफ़ी नज़दीक है और कल भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो है, जिसको लेके जो तैयारियां हैं, रोड शो के रूट पर जो तैयारियां चल रही हैं वो शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारे जो सावधानियाँ हैं वो बढ़ती जाएंगी। इसको लेकर और तमाम क्या जानकारी सामने आ रही है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, जैसे कि आपने उल्लेख किया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 दिन में 5वीं बार मध्य प्रदेश का दौरा है और कल वो 3 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। एक ही दिन में उनकी 3 जगह सभाएं होनी है। सबसे पहले वो सागर आने वाले हैं, तो सागर के उस स्थान पर जहां आज से 8 महीने पहले उन्होंने संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था, वहीं बड़तुमा में वो आने वाले हैं और वहां पर वो दलित वोटर्स को एक संदेश देंगे। बिल्कुल, क्योंकि बुंदेलखंड की राजनीति में दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका होते हैं और दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो ये लोकसभा सीटें वहां पर आती हैं। तो बुंदेलखंड में उनका आना एक नई तरह की सियासत है और खासतौर से इस बार जो देखा जा रहा है, जिस तरह से इस बार देखा जा रहा है कि उनकी जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, वो वर्ग विशेष को साध करके मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के। दूसरी एक बात और है, जैसे कि चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप बात तो चल रहे हैं, उस बीच में कल एक विशेष खबर रही जो लगातार टीवी चैनल्स पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रही है। वो खबर रही है सूरत की, गुजरात की जो खबर रही है, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभाणी रहे हैं, उनका नामांकन पत्र निरस्त करने की जो बात आई है, तो वहां अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वॉकओवर मिल गया है। क्योंकि वहां जो स्थिति, जैसे कि हम कयास लगाए जा रहे थे कि जो 400 पार का नारा, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, उसमें गुजरात भी एक राज्य है। तो यहाँ पर भी उनकी रणनीति है, सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध जीत के लिए कहा जा रहा है कि ये सब कयास किए जा रहे हैं
और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है नीलेश कुंभानी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। और भाजपा का जो वहाँ ऑपरेशन निर्विरोध चल रहा है, वहाँ एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई थी उसको अंधेरे में रखते हुए अपनी चालबाजी चली है, ये कहा जा रहा है। कुंभानी के नामांकन पत्र में प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता और केडर मेंबर नहीं थे, बल्कि उनके रिश्तेदार थे, जिसमें एक उनके बहनोई थे जो जगदिया सावलिया थे, एक बिजनेस पार्टनर थे ध्रुविंद धामोलिया, और रमेश पलोरा को उन्होंने प्रस्तावक बनाया था। और बात आई कि प्रस्तावक के हस्ताक्षर ही नहीं थे, प्रस्तावक ने कहा कि ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, इसे लेकर के उनका नामांकन जो है निरस्त कर दिया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि वहां सूरत में भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध जीत मिल सकती है। और एक और बयान इस समय है जो चर्चा में है, पहले आज से 2 दिन पहले राजस्थान में और फिर अलीगढ़ में, और कल भी उन्होंने जो अलीगढ़ में जो बातें कही हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस बात का उल्लेख किया गया है प्रॉपर्टी सर्वे का, तो वो प्रॉपर्टी सर्वे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके अब सारी चीजें उसमें स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले जहां उन्होंने राजस्थान में कहा कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, महिलाओं का जो सोना है, जो संपत्ति है, वो हड़प ली जाएगी, उसको यदि कांग्रेस की सरकार आई तो प्रॉपर्टी सर्वे कराएगी और प्रॉपर्टी सर्वे के माध्यम से जो जनता की गाढ़ी कमाई से एकत्रित की गई संपत्ति है उसे सरकार छीन लेगी। इसको लेकर के भी कल अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि आपके पास एक से ज्यादा घर हैं तो यदि कांग्रेस की सरकार आई तो आपके वो घर छीन लिए जाएंगे और आपके स्वामित्व वाली संपत्ति जो है वो उन लोगों को बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। इस बात को उन्होंने कोट किया। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि कांग्रेस जो है अर्बन नक्सल के कब्जे में है। और यहाँ एक बात और उन्होंने कही कि जो वामपंथी है, वामपंथियों ने कांग्रेस को अपने कब्जे में ले रखा है और अर्बन नक्सल और वामपंथी मिलकर के जो है वो कांग्रेस को संचालित कर रहे हैं। इस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान आते हैं तब उसको लेकर के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पलटवार करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ फैला रहे हैं और जिस तरह की भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह का उल्लेख नहीं है। जबकि उन्होंने कोट किया है प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिस सर्वे का जिक्र किया है, प्रॉपर्टी सर्वे का जिक्र किया है, उस प्रॉपर्टी सर्वे के तहत आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी, आपके जो माताओं बहनों का सोना चांदी है उसका हिसाब लिया जाएगा और सोना भी छीन लिया जाएगा। तो ये चीजें तमाम जो है इस समय चुनावी मौसम में इस बयान को लेकर के बहुत सरगर्मी देखी जा रही है और एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ आनंद श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से। आनंद श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल चुनावी माहौल किस प्रकार से चल रहा है? उत्तर प्रदेश में कौन सी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में है, आज अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। नमस्कार जी नमस्ते। हाँ, इस टाइम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खबर हेडलाइन पे बनी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की आती है। वाराणसी को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठग ने माफिया ब्रजेश सिंह के बेटे को ठगी का शिकार बना डाला। साइबर ठग ने ब्रजेश सिंह के बेटे को प्रतापनाथ सिंह से 11 लाख रुपए से अधिक ठग लिए। उनको एक बैंक कंपनी की डीलरशिप दिलाने के नाम पर एक बैंक कंपनी ट्रांसफर 11 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। साइबर थाने में शिकायत ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। साइबर ठग की घटनाओं को पाके ठगों के जरिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मतलब उनको माफिया के लोग थे जो लोगों को प्रताड़ित करते थे। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी ये समझ के अभी भी आ रही है कि माफियाओं को खिलाफ सरकार ने एक मुहिम चला रखा है। दूसरा ठगों ने भी जो है माफिया को ठगना शुरू कर दिया उनके परिवार के लोगों को। ये एक बहुत बड़ी देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है। उसके बाद जो है डीलरशिप दिलाए जाने के नाम पर उसने विज्ञापन छापा, फिर उनसे कंपनी के डायरेक्टर के नाम से बात की गई। डीलरशिप बनाए जाने पर साइबर पुलिस ट्रांसफर करा लिया। फिर उसके बाद उनके बेटे ने ये तहरीर दी, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई। बेटे ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह ने पुलिस से शिकायत में बताया कि एक कंपनी के पैंट की डीलरशिप विज्ञापन देखकर उन्होंने संपर्क किया। अमित सिंह के नाम के व्यक्ति ने उन्हें खुद को कंपनी का डायरेक्टर बताया। उसने सिद्धार्थ से पैसा, ब्रजेश सिंह के बेटे का नाम सिद्धार्थ सिंह है,
खुद से ट्रांसफर करने को कहा। पुष्पा दास ने फरवरी से मार्च तक के बीच अपने व्यक्तिगत खाते से 11,14,539 आरटीजीएस किए। 65 महीने के बाद सिद्धार्थ और संजय के नाम से शख्स ने अपनी कंपनी की तरफ से एक कंफर्मेशन लेटर भी जारी किया। फिर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि कुछ समय बाद अमित सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कुछ आने लगा। कई बार ट्राई करने के बाद भी उससे संपर्क नहीं हो सका। तब कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ सिंह ने मुंबई के हेड ऑफिस में संपर्क किया पेंट कंपनी के, और पता लगा कि ना तो डीलरशिप को लेकर कोई विज्ञापन जारी किया गया था और ना ही अमित सिंह नाम का कोई आदमी कंपनी में किसी पद पर है। जानकारी मिलते ही उन्होंने अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। टाइगर थाने में सिद्धार्थ सिंह ने तहरीर देकर पर अमित सिंह अन्य के खिलाफ धारा 417, धारा 420, धारा 465 और 468, धारा 471 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा है। जी आनंद जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी भी हैं। प्रवाल जी, मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल किस तरीके से चल रहा है? मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में हैं, लगातार ट्रेंड कर रही हैं और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही है? हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए दिशा, जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनावी माहौल पूरी तरह से जो है अब जवाब कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज कल रोड शो है उसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री ने स्वयं कल सड़क मार्गों तक देखा जहां जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होगा और ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ऑप्शन मिलने वाली है और जो कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से देश के अंदर काफी तरह होना है, निर्णय होना है, उसको लेकर काफी जागरूकता की बात हो रही है और लोगों में उत्साह बनाने के लिए तो लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री एक प्रकार से उनको जो जांच करने आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं कि देश की हालत क्या है और देश को कहाँ लेके जाना है। उस तरह मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो पूरी तरह से बन चुका है और अब कल का इंतजार है। आज की हनुमान जयंती है तो धार्मिक आयोजन में भी जो है वो राजनीतिक दलों के नेता जो है दर चलेंगे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शक्ति का केंद्र, शक्ति का स्रोत जो है वो हनुमान जी है और उसके बाद कल तरह से सागर में, हरदा में और भोपाल में जो प्रधानमंत्री सभाएं होना है उसको लेकर अभूतपूर्व उत्साह बना हुआ है। ये बात हो रही कि हमले को खासकर पुलिस हमले को पैमाने पर कार्रवाई करना पड़ रही है लेकिन 2000 तो जवानों के अधिकारियों की 5 IAS अधिकारी, 25 IAS अधिकारी भाई तमाम बड़े हमले को उसमें लगाया गया है और सभी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक तमाम लोग जो है इस काम में जुट गए हैं। इस तरह कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो वातावरण बन गया है राजनीति का, वही हम देखते कई पहले में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के केंद्रीय मंत्री जरूर कल वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि यहाँ पर जो है प्रेस को तमाम जांच एजेंसियों से लड़ाई लड़ना कर रही है। एक आरोप प्रत्यारोप का सभी बात इस तरह से एक वातावरण जो राजनीति का बन गया है। पूरी दिल्ली चुनाव लोकसभा में हो गए, वहां के कार्यक्रम पर जाकर आप 50 सामान संभालेंगे, इस तरह पूरा वातावरण। जी, हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर इन चीफ के पास और एक खबर में नजर डालेंगे क्योंकि नागालैंड में अब 6 जिलों के में नए राज्य की मांग की गई है। नागालैंड में लोगों को कहना है कि उन्हें 6 जिलों में नए राज्य चाहिए क्योंकि जो सरकारी कामकाज है, जो स्कूल है वो बंद है और 4 लाख से अधिक वोटरों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट और क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, जिस प्रकार से नागालैंड में स्कूलों से बच्चे और दफ्तरों से कर्मचारी गायब हो रहे हैं, उसी को लेकर वहां पर जो फ्रंटियर नागालैंड है वो बहुत चिंतित है और इसी को लेकर
वोट ना डालने और दुकान ना खोलने का जो है निर्णय लिया है। बिल्कुल। लेकिन देखिए ये भी एक प्रकार से जो है, जिस प्रकार ईएनपीओ को की धमकी के बाद बाजार नहीं खुले हैं, उससे ये लग रहा है कि ये वहां पर ईएनपीओ के बिल्कुल अंडर में है और डरे हुए है वो ईएनपीओ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नागालैंड में जिस प्रकार से वोटिंग का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, उनको बाजार बंद करना या बाकी चीजें तो एक विरोध का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये वोटिंग के जो अधिकार है ये 5 साल में एक बार आता है और इसी से जो है आप अपना जो गुस्सा है, अपने जो मांग है वो सब आप इसमें दर्शा सकते हो। भाई किसी के अगर खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, तो आप वोट देके जो है आप नाराजगी जाहिर कर सकते हो, क्योंकि ये मौका 5 साल में आता है। लेकिन इन्होंने जो वोट ना डालने का निर्णय लिया है, इससे खुद ही को नुकसान है। इसमें देखिए कुल मिला के जो है 6 जिले हैं, तो जितने भी वोटर्स है इसमें अगर वोट नहीं डालेंगे तो नाराज वोटर जो है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे, तो सीधे रूप से जो सरकार है उन्हीं को फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के जिस प्रकार वोटर बाहर नहीं आए और जो विधायक ने भी वोट नहीं डाला, 20 विधायक ऐसे है जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि जो फ्रंटियर नागालैंड बनाने की जो मांग कर रहे हैं कि नागालैंड से अलग होकर जो है फ्रंटियर नागालैंड बनाना है, लेकिन ये सारी चीजें जो है आसान नहीं है और काफी समय लगेगा। इसमें मांग करना कोई बुरी बात नहीं है, अधिकार है, लेकिन इन्होंने जो निर्णय लिया है कि वोटिंग नहीं करते, ये निश्चित रूप से जो है इनके लिए ही घातक सिद्ध होना है। बाकी नागालैंड में कुल मिला के जो है 16 जिला है, जिसमें 60 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 जिलों में जिन्होंने जहां विरोध हुआ है वहां 20 विधायक है और 20 विधायकों ने जो है उसमें वोटिंग नहीं डाला है। और आबादी के हिसाब से जो है कुल आबादी के नागालैंड की कुल आबादी से 30% आबादी जो है इसी क्षेत्र में रहते हैं। नागालैंड में एक लोकसभा सीट है जिस पर इस बार 19 अप्रैल को 56% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 83% वोटिंग हुई थी। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ये लगता है कि जो इस बार जो है 83 से घट के सीधे 56 पे आना, मतलब यही है कि विरोध का भारी असर वहां पर हुआ है। आम लोगों से बोले कि सरकारी दफ्तर में हाजिरी लग गई है, काम हमारे सब बंद है, तो ये सारे चीजों के चलते जो है नागालैंड बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। और ऐसे स्थिति में जो है अगर वोट नहीं करते हैं तो उनको अगले 5 साल तक इंतजार करेंगे इस अधिकार का उपयोग करने के लिए। ऐसा निर्णय उनको शायद नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जो ले चुके हैं अब उसको दोबारा मौका नहीं दिया जा सकता है। अब नागालैंड के ये जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को कितना ज्यादा गंभीरता से लिया जाएगा और कितना प्रभाव डाल पाएंगे, और जो नागालैंड में जिन लोगों ने विरोध किया है उनको कितना फायदा पहुंचेगा या कितना नुकसान पहुंचेगा, ये आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी जी, बहुत जी जी। एक और खबर ये है कि जिस प्रकार से इस समय चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों के चलते एक चीज जो देखी जा रही वो है सुस्ती का। जिस प्रकार खाली नागालैंड की खबर के विषय में अभी हमने बताया, लेकिन इस बार पूरे देश में जो एक लहर चलते थे कि हम वोट डालने जाएंगे, वोटों के प्रति जो उत्साह है वो नहीं है। उसके पीछे 2 कारण प्रमुखता से देखा जा रहा है, क्योंकि आम जनता के दिल में ये 100% विश्वास हो गया है कि अब हमें वोट नहीं डालने जाएंगे तो भी जो सरकार में काम कर रही है वो सरकार अभी पुनः फिर से आने वाली है, हैट्रिक मारने वाली है। तो यही कारण है कि बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष फाइट में नजर नहीं आ रहा है। तो यही कारण है कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जब फाइट में नहीं है तो ज्यादा वोटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा यही है कि उत्साह ना होना, क्योंकि आम जनता को जब ये लगता है कि हमें यदि सरकार बिठाना है या सरकार को गिराना है तो ही ज्यादा वोटिंग होती है। आपने आमतौर पे देखा होगा कि जिस राज्य में ज्यादा वोटिंग होती है तो उस राज्य में या तो सरकार के प्रति नाराजगी और सब जनता उनको हटाना चाहती है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करते हैं। और अभी जो सुस्ती है इस कारण इसमें ये है कि
मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है, इतने ज्यादा नाराजगी नहीं है कि हमें जो है इनको हटाना ही है। इसी कारण से भी जो है कम घर से निकल रहे हैं और यही कारण है जितने सीटों पर अभी तक चुनाव हो चुके हैं उतने सीटों पर अब आकलन किया जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो उम्मीद थी उससे कम। जी जी, जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एडिटर इन चीफ का, हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से आनंद श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चुनावी माहौल और तमाम सभी राज्यों की खबरें हमने जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।